हम लोग आज ऑपरेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ऑपरेटर्स बहुत इम्पोर्टेंट टूल्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। दो चीज़ें जिनको जिनको क्लियर करना शुरू में लाजमी है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेबल और ऑपरेटर से मुराद क्या लेते हैं। आपके पास बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी आती हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से जिनको मेजर किया जा सकता है, जैसे पोजीशन है, मोमेंटम है, एनर्जी है, एंगुलर मोमेंटम है और बेशुमार क्वांटिटीज हैं, यानी कि जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं। ये क्वांटिटीज ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज कहलाती हैं या मेजरेबल क्वांटिटीज कहलाती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में इनके लिए एक वर्ड यूज होता है जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, जिनको मेजर किया जा सकता है, लेकिन इनको मेजर क्लासिकल मैकेनिक्स के तरीके से नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स एक मुकम्मल एक डिफरेंट डिफरेंट चीज है क्वांटम मैकेनिक्स से। इनको मेजर करने के लिए इनको मेजर करने के लिए हम एक टूल इस्तेमाल करते हैं। वो टूल कहलाता है ऑपरेटर। ऑपरेटर आपके पास सिर्फ एक एक टूल है। जैसे आपने मोमेंटम ऑपरेटर पढ़ा, मोमेंटम ऑपरेटर पी के बराबर नहीं है। मोमेंटम ऑपरेटर असल में बराबर था माइनस एओटा एच बार पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के। ये एक ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है जिसे आप इसके जरिए कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब ऑपरेटर पी सिंबल पी के बराबर नहीं है इस क्लासिकल मैकेनिक्स वाले। सो ऑपरेटर एक ऐसी चीज होती है जिसके जरिए हम किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए किसी ऑब्जर्वेबल को मेजर करते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि ऑपरेटर एक ऐसा एक एक, एक ये एक ऑपरेटर है, इसको किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करें। ऑपरेटर एक ऐसा रूल डिफाइन करता है जिसको किसी फंक्शन पर अप्लाई करें तो आपको एक नया फंक्शन मिल जाए। अब ये चीज याद रखें कि इस ए के ऊपर हैट नहीं है, इस ए के ऊपर हैट है। तो ये ऑपरेटर है, ये उस ऑपरेटर की वैल्यू है, यानी कि अब ये पूरा एक फंक्शन है। अभी मैं इस चीज की थोड़ी देर तक दोबारा से वजाहत करूंगा। सो हमारे पास बहुत मुख्तलिफ, लाजमी नहीं कि सारे ऑपरेटर्स ऑब्जर्वेबल ही होंगे। बहुत मुख्तलिफ तरह के ऑपरेटर्स भी हमारे पास एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे आइडेंटिटी ऑपरेटर है। मैं आइडेंटिटी ऑपरेटर को वन हैट से शो कर रहा हूँ। इसको किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई करें, उस फंक्शन को एज इट इज रहने देता है। आपके पास स्पेशल डेरिवेटिव का ऑपरेटर हो सकता है। आपको याद है हमने दो तरह के डेरिवेटिव्स पढ़े हुए हैं, एक स्पेशल और टेम्पोरल। स्पेशल वो होते हैं जो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, टेम्पोरल वो होते हैं जो टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसको मैं कैपिटल डी हैट से डिनोट कर देता हूँ। इस बात का मतलब ये है कि आपने एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आसानी के लिए मैं इसके नीचे एक्स लगा देता हूँ कि ये एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव है। इसी तरह से आपके पास कोई पोजीशन का ऑपरेटर भी मौजूद हो सकता है, एक्स हैट एफ ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स। सो पोजीशन का ऑपरेटर सिर्फ एक्स के बराबर ही होता है। मोमेंटम का ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं पी एफ ऑफ एक्स माइनस एओटा एच बार पार्शियल एफ ऑफ एक्स ओवर पार्शियल एक्स। तो आप बेसिकली इसके साथ हम माइनस एओटा एच बार को मल्टीप्लाई कर दें तो मोमेंटम बन जाता है। और आपके पास क्या आ सकता है, और आपके पास स्क्वायर ऑपरेटर कह लेते हैं, कोई भी ऑपरेटर बना लें आप। मैं इसको टू से डिनोट कर रहा हूँ, टू के ऊपर हैट लगा के। ये यूनिट वेक्टर्स नहीं है। यूनिट वेक्टर्स के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिसको प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स कहते हैं। इसको यूनिट वेक्टर नहीं समझना अपने हेड को कहीं पर भी। ये बेसिकली एफ ऑफ स्क्वायर एक्स बन जाएगा। आपके पास प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स हो सकते हैं जो किसी सिस्टम की प्रोजेक्शन शो करते हैं। मसलन हम इस फंक्शन की प्रोजेक्शन लेना चाहते हैं वाई एक्सेस पे। ये आपको इसका वाई कंपोनेंट दे देगा, जो भी वाई की वैल्यू के ऊपर इसकी वैल्यू आ रही होगी। इसी तरह आपके पास एडिशन ऑपरेटर भी हो सकते हैं। ये मैं सिर्फ कुछ रैंडम मिसालें लिख रहा हूँ
सैकड़ों किस्म के हम ऑपरेटर्स डिफाइन कर सकते हैं, और हम इस कोर्स में साथ साथ डिफाइन करते जाएंगे। जैसे ये एडिशन ऑपरेटर है कि आपने इस फंक्शन में ये जिस जिस भी नंबर को, जिस भी डायमेंशन को ये ऑपरेटर डिफाइन कर रहा होगा वो ऐड कर देना। ये y को कर रहे हैं, तो ये y बन गया। तो इस तरीके से आप जो मर्जी ऑपरेटर इसके अंदर डिफाइन करें, इट डजंट मैटर। हम कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जैसे मोमेंटम और पोजीशन ऑपरेटर्स हैं, या अभी एनर्जी ऑपरेटर है। मैंने यहाँ पर एनर्जी ऑपरेटर के बारे में बात नहीं की, लेकिन अभी हम थोड़ी देर तक एनर्जी ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं और फिर देखेंगे कि हम कैसे। सो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की, तो ये ऑपरेटर सिर्फ ये नहीं कि आपने एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर लिया और ये इसके बराबर आ गया है। ये नहीं है कि आपने एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया और ये इसके बराबर आ गया है। ये सिंपल फंक्शंस नहीं है, ये सिंपल ऑपरेशंस नहीं है, ये बहुत स्पेशल किस्म के ऑपरेशंस हैं। अगर ये बहुत स्पेशल किस्म के ऑपरेशंस हैं, फिर इनकी प्रॉपर्टीज भी स्पेशल होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टीज मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस इस कोर्स में नहीं करूंगा, क्योंकि वो क्वांटम मैकेनिक्स 1 का हिस्सा होती हैं। लेकिन बहरहाल मैं आपको एक बहुत आइडिया इसका देने की कोशिश करूंगा। एक 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 एक, एक बेस हम लोग सेट कर देंगे कि अगर जब आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स 1 में अगर जाके ये चीजें डिस्कस करें, रियल स्पेसेस, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेसेस, हिल्बर्ट वेक्टर स्पेसेस, इस तरह की चीजें, तो आप लोगों को इश्यूज ना हो वहां पर। तो मैं बहुत ज्यादा मैथमेटिकली, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा मैथमेटिकल है, इनमें कोई फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं है, इनमें कोई विजुअलाइजेशन नहीं है। ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं मैथमेटिक्स के। सो जब हम बात करते हैं तो इसमें से हम सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि इन ऑपरेटर्स के लिए कुछ प्रॉपर्टीज क्या इंपॉर्टेंट होती हैं। एक चीज ये आपने ध्यान में रखनी है कि जो बहुत कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, सारे नहीं, कुछ ऑपरेटर्स लीनियर होते हैं और कुछ नहीं होते। अब लीनियर से क्या मुराद है? किसी लिनियरिटी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेसेस की या लीनियर अलजेब्रा की। आई डोंट नो कि आप लोग लीनियर अलजेब्रा का कोर्स पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, आपके आउटलाइन में शामिल है या नहीं शामिल है, या आप लोग मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में से एलए का कोर्स ले सकते हैं या नहीं। बट आई विल रिकमेंड यू कि अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है, और जैसे ये विंटर वेकेशन आप लोगों की स्टार्ट हो, कोर्स के बाद कोई 1 महीने की वेकेशन आएंगी, कोर्सेरा पे, ETX वगैरह पर एलए के बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज पड़े हुए हैं। यूट्यूब पे कुछ बहुत अच्छी सीरीज मौजूद हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है फिजिक्स में प्रॉपरली, थ्योरेटिकल फिजिक्स में, तो इट्स अ मस्ट डू कोर्स कि आप एलए का कम से कम LA1 का कोर्स तो लाजमी लें, LA2 बेशक लें या ना लें, लेकिन लीनियर अलजबरा की बेसिक्स आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। क्योंकि इसके बगैर क्वांटम मैकेनिक्स या इस तरह की चीजें करना, इवन के ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस या डिफरेंशियल ज्योमेट्री भी नहीं की जा सकती। सो लीनियर लीनियर ऑपरेटर्स होते क्या हैं? सो लीनियर ऑपरेटर्स वो होते हैं जो सुपरपोजिशन को ओबे करते हैं। अब यहाँ पर आपने सुपरपोजिशन से मुराद सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स नहीं लेनी, ये एक ज्यादा जनरल कॉन्सेप्ट है। सो लीनियर ऑपरेटर्स रिस्पेक्ट सुपरपोजिशन, यानी आपके पास दो एक ऑपरेटर है, आप उसे इन दो फंक्शंस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। सो चले मैं यहाँ पर अल्फा और बीटा भी लगा देता हूँ। अल्फा और बीटा स्केलर्स हैं, स्केलर्स के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई नहीं होता, ये फंक्शंस के ऊपर अप्लाई होता है। सो ये अलग अलग इनके ऊपर अप्लाई हो रहा है। सो लेकिन कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर इसकी एक मिसाल ले लेते हैं, हम डिफरेंशियल ऑपरेटर को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अब आपको पता है कि क्या होगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा, ये एडिशन के लिहाज से डेरिवेटिव अलग अलग फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगा, प्लस बीटा। सो हम कह सकते हैं कि ये ऑपरेटर लीनियर है। लेकिन अगर आप स्क्वायर ऑपरेटर अप्लाई करें, मैं अल्फा और बीटा को रिमूव कर देता हूँ आसानी के लिए।
तो इस बात का मतलब बेसिकली ये होगा कि आपने इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर लेना है, और ये चीज तो बराबर नहीं है इसके। क्लियर है ना, ये चीज इसके बराबर तो नहीं है। इसका मतलब है कि ये वाला जो ऑपरेटर है ये लीनियर नहीं है। इज इट क्लियर? नो सर, रिपीट कर दें प्लीज। लीनियर ऑपरेटर्स वो होते हैं जो सुपरपोजिशन को ओबे करते हैं। मसलन कि अगर आपके पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स आ रहे हैं, फंक्शंस आ रहे हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, डिफरेंट फंक्शंस, इनको आपने सुपरपोजिशन के जरिए ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब लीनियर ऑपरेटर तब होगा अगर ये इस फंक्शन के ऊपर अलग अप्लाई हो रहा हो, इस फंक्शन के ऊपर अलग अप्लाई हो रहा हो, यानी कि आप इसको इस तरीके से लिख सकें। ये बिल्कुल ऐसे है कि अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 × 3 + 4, तो इस बात का मतलब है कि 2 × 3 + 2 × 4, ये लीनियरिटी है। क्लियर? यस सर। सो लिहाजा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो ये लीनियरिटी ओबे हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये ओबे नहीं हो रही, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आपको इस तरह की चीज मिलेगी। अल्फा बीटा को हमने रिमूव किया हुआ है, बल्कि ये इस तरह की चीज भी नहीं मिलेगी, ये आपको इस तरह की चीज मिलेगी। सो ये सुपरपोजिशन तो अभी नहीं हो रही यहाँ पर। इसका मतलब है सुपरपोजिशन का तो मतलब ये था कि ये ऑपरेटर हर फंक्शन के ऊपर अलग अलग अप्लाई करें हो, लेकिन यहाँ इस स्क्वायर ऑपरेटर में तो ऐसा नहीं हो रहा। क्लियर? यस सर। सो लिहाजा कुछ ऑपरेटर्स लीनियर होते हैं, कुछ नहीं होते, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज, आपको इस बात का पता हो। ऑपरेटर्स को देख के आप बता सकें, वहां से फाइंड कर सकें कि कौन से ऑपरेटर्स लीनियर है, कौन से नहीं है। अच्छा, अभी ये चीज शायद कुछ लोगों के लिए सरप्राइजिंग हो कि मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है और इस बात से क्या फर्क पड़ेगा। ये हम थोड़ी देर तक डिस्कस करेंगे कि मैंने इसको 2 × FG क्यों नहीं लिखा, या 2 × GF क्यों नहीं लिखा। सो बहरहाल अब एक और चीज को डिस्कस कर लेते हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशंस को। जितने भी आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं, ऑल ऑपरेटर्स come with a special come with a small set of special functions of their own। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसे इस ये थोड़ा सा शायद घुमाने वाला कॉन्सेप्ट कह सकते हैं इसको, लेकिन इसको देखिएगा कि इसमें हम क्या बात कर रहे हैं। सो हम बात, लेट्स सपोज कि आपके पास कोई ऑपरेटर है ए। इस ऑपरेटर ए को आप अप्लाई करते हैं इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स पे, आपको ये फंक्शन एज इट इज मिल जाए, और इसके साथ इसकी कोई वैल्यू आ जाए जिसको मैं यहाँ पर ए कह रहा हूँ। अच्छा, ये इक्वेशन ट्रू होनी चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये एक इक्वेशन मैंने लिखी है। अगर ये ऐसा हो रहा है कि इस ऑपरेटर को आप इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई करें, और यहाँ पर आपको एफ ऑफ एक्स एज इट इज मिल जाए, उसके साथ उसकी कोई उसके साथ इस ऑपरेटर की कोई वैल्यू आ जाए जो इसके ऊपर अप्लाई करने से आपको मिली है। सो इस सूरत में ये मैं अभी इस चीज को ना मैं अभी एक दो मिसालों से भी आपको क्लियर करूंगा। इस सूरत में ये जो ऑपरेटर होगा, ये ऑपरेटर कहलाएगा आइगन ऑपरेटर या सिंपल ऑपरेटर। आमतौर पर हम इस बात में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि कौन से ऑपरेटर्स आइगन ऑपरेटर हैं, कौन से नहीं हैं। ये चीज कहलाती है आइगन फंक्शन। इसे कहते हैं आइगन वैल्यू।
अब ये आइगन बेसिकली ये होता क्या चीज़ है, ये हम डिस्कस नहीं कर रहे, इनको मैं सिर्फ नाम दे रहा हूँ। इसके लिए हमें लीनियर अलजेब्रा को देखना होगा कि वहां पर हम आइगन वैल्यूज वगैरह से क्या मुराद लेते हैं। सो ये फिलहाल इसको हम किसी और या शान से कहेंगे कि वो ट्यूटोरियल में ये चीज़ें डिस्कस करे लीनियर अलजेब्रा की। सो बहरहाल ये सिर्फ इनके नाम है, और ये पूरी जो इक्वेशन क्या होती है इसको हम आइगन इक्वेशन कहते हैं या आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। अब ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो सकती है, अगर यहाँ पर डेरिवेटिव्स आ रहे हो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन असल में क्वांटम मैकेनिक्स की जो इक्वेशंस होती हैं वो आइगन वैल्यू इक्वेशंस होती हैं। जो आपके पास फंक्शंस होते हैं वो आइगन फंक्शंस होते हैं जिनको हम वेव फंक्शन कहते हैं। सो ये बेसिकली वेव फंक्शंस हैं। ट्रू वेव फंक्शंस, जो आइगन फंक्शन है वो एक तरह से ट्रू वेव फंक्शंस हैं, और जो ऑपरेटर को किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करने से जो वैल्यू आती है वो आइगन वैल्यू कहलाती है। अब ये जो पूरी चीज बनी है ये आपका न्यू आइगन फंक्शन है, ये आपका न्यू आइगन फंक्शन है। आप फंक्शन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू तब्दील हो रही है। सो आप बेसिकली आप इसको ये क्योंकि ए नंबर है, ए नंबर को फंक्शन के साथ लिखें या उसके अलावा उससे बाहर लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो। सो ये आपका इसको आप पूरा फंक्शन ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके फंक्शन को अल्टर नहीं कर रहा होगा, ये सिर्फ उसके साथ एक मल्टीप्लाई हो रहा है एक फैक्टर जो बता रहा है कि अब इसकी नई वैल्यू क्या है इस फंक्शन की। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हम एक मिसाल देखते हैं कि अभी कि बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं करते। सो एज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास हम एक मिसाल लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फा एक्स। इसके ऊपर अप्लाई करते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। अल्फा बाहर आ गया और ई रेज टू पावर अल्फा एक्स बना। अब इस अल्फा को आप ये फंक्शन आपके पास अगेन एफ ऑफ एक्स के बराबर है। सो आप ये कह सकते हैं कि अब देखें आप यहाँ पर क्या आपके पास एफ ऑफ एक्स को आप दोबारा लिख सकते हैं उस फॉर्म में राइट हैंड साइड पे जिस फॉर्म में वो ओरिजिनली मौजूद है। तो इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज एन आइगन फंक्शन with any eigenvalue for alpha belongs to C. क्लियर? अच्छा, अब एक और डिफरेंट मिसाल देखते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि क्या क्या सीन बन रहा है आपके पास। सो लेट्स सपोज अब आपको g ऑफ x को हम ले लेते हैं cos ऑफ x के बराबर, cos ऑफ अल्फा x के बराबर। इसके ऊपर भी अप्लाई करते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। माइनस अल्फा साइन ऑफ अल्फा एक्स। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये हो रहा है कि ये चीज इसके बराबर तो नहीं बनी, नहीं ना बनी। तो क्या g ऑफ x आइगन फंक्शन होगा इस ऑपरेटर d का? नो सर। नहीं होगा। इसका मतलब है कि अल्फा आइगन वैल्यूज नहीं होंगी। इसका मतलब है कि इस फंक्शन की आइगन वैल्यूज अल्फा नहीं है, क्योंकि ये आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है? सर आपने कहा था कि यहाँ पे हर फंक्शन को आइगन फंक्शन कहेंगे। हाँ, तो सर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नहीं कर, तो ये आइगन फंक्शन नहीं है ठीक है कम से कम। अच्छा, ये हम ये नहीं हम, अच्छा यहाँ पर मुझे ये लिख देना चाहिए। यहाँ पर इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि ये एब्सोल्युटली आइगन फंक्शन नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये कि g ऑफ x इज नॉट एन आइगन फंक्शन
ऑफ ऑपरेटर डी, किसी और ऑपरेटर का आइगन फंक्शन ये हो सकता है, लेकिन इसका नहीं है कम से कम। ठीक है एंड भाई। हेंस अल्फा इज नॉट द कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। अच्छा, अब किसी और का होने से क्या मुराद है, एक बड़ी ट्रिवियल सी मिसाल ले लेते हैं। मैं इसके ऊपर जी ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई करता हूँ आइडेंटिटी ऑपरेटर को। ये आपको क्या मिल रहा है, कॉस ऑफ अल्फा एक्स। इसका मतलब तो ये हुआ कि, अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जी ऑफ एक्स आइडेंटिटी ऑपरेटर का तो आइगन फंक्शन है और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 के बराबर है, लेकिन ये डी का नहीं है। ठीक है। ठीक है। जब हम ये बात करते हैं कि जी ऑफ एक्स आइगन फंक्शन है, इसका मतलब ये नहीं है, ये किसी भी ऑपरेटर के लिए नहीं है, ये बहुत सारों के लिए हो सकता है। ये तो मैंने एक बड़ी एक सादा सी मिसाल ली है, आप इसका डबल डेरिवेटिव ले लें। चलें डबल डेरिवेटिव लेके देखते हैं। हमने ये लिखा है कॉस ऑफ अल्फा एक्स लिखा था हमने, इसका हम अब ये d2 से हमारा डबल डेरिवेटिव है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपने। चलें हम हाँ ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यह बन गया आपके पास माइनस अल्फा बाहर आ गया, पार्शियल और पार्शियल एक्स साइन ऑफ अल्फा एक्स। इसका दोबारा लें डेरिवेटिव, माइनस अल्फा स्क्वेयर कॉस ऑफ अल्फा एक्स। अब देखें क्या बन रहा है, डी स्क्वेयर जी ऑफ एक्स, हैट का साइन लाजमी डालना है। ये इसमें आपको वेक्टर, अच्छा एक चीज और ध्यान में रखनी है कि क्वांटम मैकेनिक्स में आपको वेक्टर्स वाली गुंजाइशें नहीं मिलेंगी कि वहां पर आप वेक्टर का साइन ना भी डालें तो आप लोगों को नंबर मिल जाते थे। यहाँ पर ये हैट का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये आइगन वैल्यू कंसीडर होगी। अब देखें यहाँ पर ये चीज बन गई है। जी, जी सर बन गई। तो इसका मतलब है कि जी स्क्वेयर आइगन फंक्शन है डबल डेरिवेटिव का। जी सर। सो ये मतलब सर सारे जी सारे होते हैं, एक फंक्शन ही है, लेकिन वो स्पेसिफिक ऑपरेटर के लिए होते हैं। हाँ एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फंक्शन तो फंक्शन, आप उसको सिर्फ आइगन फंक्शन इसलिए कह रहे हैं कि अगर वो एक उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। अगर तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, फंक्शन तो ये हैं, लेकिन अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं फिर ये आइगन फंक्शंस हैं। किनके हैं, इन ऑपरेटर्स के आइगन फंक्शंस हैं। आइगन फंक्शन वैसे कुछ भी नहीं है, ये सारे फंक्शंस ही हैं। ठीक है सर। इसके अलावा इनकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन वो हम वक्त के साथ साथ इनको मजीद डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि ऑपरेटर्स और ऑब्जर्वेबल्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन वो हम देखेंगे वक्त के साथ साथ कि क्या क्या होती हैं बहरहाल। अब कुछ 3 ऑपरेटर्स इंपॉर्टेंट हैं, जिनको मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जैसे मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर आपने पढ़ा हुआ है, माइनस एच बार पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के बराबर होता है। एक्स हैट आपके पास एक्स के बराबर आता है। तो आपके पास एनर्जी किसके बराबर होगी, एनर्जी के लिए आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है कि काइनेटिक टर्म प्लस पोटेंशियल की टर्म के बराबर होती है। इसके ऊपर हैट्स लगा दें, क्वांटम मैकेनिक्स में तो आपको सारी बातें ऑपरेटर्स को डील करना होगा। और आपको पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में इन ऑपरेटर्स की वैल्यू क्या होती है, पी स्क्वेयर, यहाँ से पी का स्क्वेयर लें, माइनस एटा एच बार स्क्वेयर पार्शियल स्क्वेयर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वेयर। सो बेसिकली एच स्क्वेयर माइनस पार्शियल 2 ओवर पार्शियल एक्स स्क्वेयर। सो यहाँ पर आपके पास एनर्जी का ऑपरेटर आ जाएगा माइनस एच बार स्क्वेयर ओवर 2m पार्शियल स्क्वेयर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वेयर प्लस v, और ये एक्स एज इट इज आ गया। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स में जो हम लोग बार बार यूज करते हैं, जिनकी बेसिस पे हम डिफरेंट इक्वेशंस को डिफाइन करते हैं। अच्छा, ये जो ऑपरेटर्स हैं, ये अब जब आप एक दफ़ा ऑपरेटर्स डिफाइन कर लेते हैं तो आप किसी भी, आप बेसिकली
इन ऑपरेटर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ ऑब्जर्वेबल्स हैं जिनको हम मेजर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम मोमेंटम को मेजर कर रहे हैं, मोमेंटम एक ऑब्जर्वेबल है यहाँ पर पोजीशन एक ऑब्जर्वेबल है, यहाँ पर एनर्जी ऑब्जर्वेबल है। सो इन ऑब्जर्वेबल के लिए आपके पास ये क्वेश्चंस एज इट इज होल्ड करती हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़ी हैं। या फिर अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए। हेलो। सो ये इक्वेशंस हर जगह पर होल्ड करेंगी ऑब्जर्वेबल्स के लिए। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज हम देख लेते हैं जो हमने शुरू में बात की थी कि मल्टीप्लिकेशन क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंट होती है। सो ऑपरेटर ऑर्डर मैटर्स किस तरीके से मैटर करता है। लेट्स सपोज कि आप एज्यूम करें आपने ये कॉम्बिनेशन फाइंड करना है इस फंक्शन के ऊपर। हम लाजमी नहीं कि हम एक वक्त में एक ही ऑपरेटर अप्लाई कर रहे होते हैं, हम एक से ज्यादा ऑपरेटर्स भी अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगेन लिनियरिटी इस्तेमाल हो रही है कि पहले आपका ये ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई होगा, एक्स अप्लाई होगा, और जो उसका जवाब आएगा उसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे पी को। सो ये चीज हमें पता है कि सिंपली बराबर होती है एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स के। क्लियर? यस सर। अब आप P किसके बराबर होता है? P आपके पास असल में बराबर होता है माइनस एओटा एच बार पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स के। इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस एओटा एच बार, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 और एफ ऑफ एक्स एज इट इज आ गया, प्लस एक्स एज इट इज दूसरा वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव। ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 1, P ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स के लिए। अब आप इस ऑर्डर को रिवर्स कर दें। माइनस एओटा एच बार पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, माइनस एओटा एच बार कॉमन ले लें, एक्स हैट। अब ये एक पूरा फंक्शन है आपके पास, इसके ऊपर जब एक्स हैट अप्लाई करेंगे तो आपको सारी बात है कि एक्स ही मिलेगा, क्योंकि इसकी आइगन वैल्यू एक्स ही होती है। इसे कह दें इक्वेशन नंबर 2, और ये आपके पास है इसके बराबर। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को करें माइनस, अगर तो जीरो आता है इनको माइनस करने से, इसका मतलब है कि ऑपरेटर मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि 2 माइनस 2 0, या 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 0, ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन अगर यहाँ पर जीरो नहीं आता तो इसका मतलब है कि ऑर्डर मैटर कर रहा है। ओके, सो लेट्स डू। हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर, एक उससे पहले मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं। हमें हम इन इक्वेशंस को देख के ये तो फाइंड कर सकते हैं, हमें इन इक्वेशंस को देख के नजर आ रहा है, देख के कि एक्स पी एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू पी एक्स एफ ऑफ एक्स। ये चीज तो हमें यहाँ से नजर आ रही है ना। यस सर। सो लिहाजा ये चीज इतना इंडिकेट तो कर रही है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब ये चेक करना है कि इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, ये एक अलग सवाल है। सो ऑर्डर तो मैटर करता है यहाँ पर, क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर चेंज करने से डिफरेंट हो रही है। सो बेसिकली आप अब इस बात को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ऑर्डर में चेंज करने से मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर पहले एक्स को अप्लाई करने का मतलब ये कि आपने पहले एक्स की पोजीशन मालूम की, उसके बाद मोमेंटम मालूम किया, उससे एक और आंसर आया। यहाँ पर आपने पहले मोमेंटम कैलकुलेट किया और उसके बाद पोजीशन कैलकुलेट की, तो उससे आंसर डिफरेंट आया। क्लासिकली अगर देखा जाए तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी बॉडी में पोजीशन पहले निकाल रहे हैं या मोमेंटम निकाल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है क्लासिकल मैकेनिक्स में? नहीं पड़ता था। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में फर्क पड़ रहा है।
ऐसे ही है। जी बिल्कुल तो बेसिकली यही वो जगह है जहां पर हाइसेनबर्ग ने आके ये नतीजा निकाला था कि अनसर्टेनिटीज वगैरह का वजूद होता है। ये बेसिकली यही एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, सॉरी मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी है। सो यही ये बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो क्वांटम मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटीज को इवॉल्व करवाता है, अनसर्टेनिटीज को इंट्रोड्यूस करवाता है कि मेजरमेंट का ऑर्डर मैटर करता है। इस ये बात बहुत अहम है कि आप पहले किस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने पहले एक क्वांटिटी सर्टेनिटी के साथ फाइंड कर ली है तो दूसरी के अंदर कोई ना कोई एरर लाजमी आएगी, उसको आप सर्टेनिटी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो लिहाजा अब चूंकि ये चीज मैटर करती है तो लिहाजा हम यहाँ पर एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग नाम देंगे कम्यूटेटर का। कम्यूटेटर को स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ डिनोट किया जाएगा। आमतौर पर इसको दो ऑपरेटर्स के लिए डिफाइन किया जाता है, लेकिन हम दो से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि ये a मल्टीप्लाई बाई बी माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए, ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं x और p का कम्यूटेटर। सो अगर मैं यहाँ पर x और p लिखूं तो ये चीज किसके बराबर बनेगी, x टाइम्स p माइनस p टाइम्स x के। एक और चीज आप लोगों को यहाँ पर देखनी चाहिए कि a और b इसके बराबर आ रहे हैं। अगर मैं b और a लिख देता हूँ तो फिर ये चीज किसके बराबर आएगी, b हैट a हैट माइनस a हैट b हैट माइनस कॉमन ले लें। सो यानी कि और कम्यूटेशन के अंदर भी ऑर्डर मैटर कर रहा है कि आप क्वांटिटीज को कैसे लिख रहे हैं। इज इट क्लियर? यस सर। इसकी ये ऑर्डर का ध्यान यहाँ पर भी आपने रखना है। सो लिहाजा अगर आप पोजीशन और मोमेंटम का कम्यूटेटर फाइंड करना चाहते हैं तो आपको ये क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होगी। सो हम कैलकुलेट करते हैं। हमने अच्छा चूंकि अभी हमने इनके साथ फंक्शन लिखा हुआ है, आप अब बेसिकली आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि आप कैलकुलेशन करते वक्त इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ ये फंक्शंस हैं, ये बेसिकली ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशंस को अप्लाई करने के लिए किसी सब्जेक्ट का होना लाजमी है। बगैर किसी ये बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह डॉक्टर बगैर किसी मरीज के तो ऑपरेशन नहीं कर सकते। कोई मरीज होगा तो ऑपरेशन करेंगे ना। तो यहाँ पर आपके पास मरीज क्या है, आपके पास जो मरीज से मुराद है सब्जेक्ट। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आपका वेव फंक्शन है। सो हम इसीलिए जब भी कम्यूटेटर वगैरह फाइंड करते हैं तो हम एक आर्बिट्रेरी फंक्शन एज्यूम करते हैं, जैसे पिछले केस में हमने एफ ऑफ एक्स लिया हुआ था। सो हम असल में ये चीज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और जब हमारा काम निकल आएगा हम इस एफ ऑफ एक्स को बाहर कर देंगे, बिल्कुल साइड लाइन कर देंगे। अब इसकी वैल्यू फाइंड लिखें जो आपने कैलकुलेट की थी पहले फंक्शन की, एक्स और पी वाले की। ये आपके पास वैल्यू आ रही है कोई नंबर, इसको यहाँ पर इंसर्ट कर दें। इसको हम पिछले बोर्ड पे कर लेते हैं। माइनस ये पूरा फंक्शन इंसर्ट कर दें, माइनस एओटा एच बार एफ ऑफ एक्स माइनस माइनस एओटा एच बार एक्स पार्शियल एफ ऑफ एक्स पार्शियल एक्स
प्लस आयोटा एच बार एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा एच बार एक्स पार्शियल एफ ऑफ एक्स, और यहाँ से हम एफ ऑफ एक्स को बिल्कुल अलग लिख लेते हैं और बाकी नंबर्स को अलग लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप ये देखें कि ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो रही है। तो आपके पास एक्स पी माइनस पी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आयोटा एच बार एफ ऑफ एक्स। सो यूजुअली अब होता है कि अगर आप कुछ जो पाकिस्तानी नोट्स देखें तो वो डायरेक्ट इस फंक्शन को इसके साथ कैंसिल कर देते हैं। हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते मैथमेटिकली या टेक्निकली। हम इसके लिए क्या करते हैं, हम अलबत्ता आप कह लें कि आप इस चीज को ऐसे अलबत्ता लिख सकते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर के तौर पर, और आइडेंटिटी ऑपरेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, स्केलर है तो 1 ही आएगा। तो लिहाजा आपके पास एक्स और पी का कम्यूटेटर बन जाएगा आयोटा एच बार के बराबर। सो ये पोजीशन और मोमेंटम का कम्यूटेशन रिलेशन है। इसी तरह अगर आप इनके ऑर्डर्स को रिवर्स कर दें तो फिर क्या बनेगा, माइनस आ जाएगा साइन। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ पर हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, हम इसकी फिजिक्स को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे कि इसका मतलब क्या है इस कम्यूटेशन रिलेशन का। यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि ऑर्डर मैटर करता है, कि ऑर्डर मैटर कर रहा होता है यहाँ पर। लेकिन आगे हम किसी लेक्चर में जाके इसको मजीद डिटेल से डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि ये क्वांटम मैकेनिक्स के चंद इंतहाई फंडामेंटल रिजल्ट्स में से एक है और इसकी बहुत स्ट्रेंज इम्प्लीकेशंस है इस रिजल्ट की। लेकिन बहरहाल वो हम वक्त के साथ साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब एक चीज मैं उसको बहुत डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करूंगा, वो मैं जो नोट शेयर करूंगा उसके अंदर लिखा होगा। आप यहाँ पर एक चीज नोट करें इस इक्वेशन के अंदर। चलिए मैं दोबारा से लिखता हूँ। हमने बेसिकली ये टॉपिक है वेव फंक्शन कोलैप्स का। इस पे हम किसी वक्त ज़बानी बात करेंगे, लेकिन एक प्रॉपर्टी को इन्फर कर लेना बहरहाल मेरा ख्याल है कि बेहतर है अगर हम यहीं पर कर लें। यहाँ पर ये आपके पास जो है ये ओल्ड फंक्शन है पहले वाला, यानी कि मेजरमेंट से पहले। ये आपके पास क्या चीज है, ये ऑपरेटर है, यानी कि आप इसको कह लें कि ये आपके पास मेजरिंग का टूल है, मेजरमेंट का टूल है। जब आपने इस मेजरिंग टूल को इस ऑपरेटर के ऊपर अप्लाई किया, ये आपके पास क्या बन गया, न्यू फंक्शन। ऐसे ही है जी। जब आपने उसको इसके ऊपर, तो ये आपके पास नया फंक्शन आ गया आफ्टर मेजरमेंट। क्या आफ्टर मेजरमेंट वाला फंक्शन और बिफोर मेजरमेंट वाला फंक्शन बराबर है? नो सर, नहीं बराबर है। इसका मतलब है कि जैसे ही आपने मेजरमेंट की, आपका सिस्टम फंक्शन क्या बताता है, आपके सिस्टम की स्टेट के बारे में बताता है। तो जैसे ही आपने मेजर किया आपके सिस्टम की स्टेट तब्दील हो गई। जी बिल्कुल सर। सो इस चीज को नाम दिया जाता है वेव फंक्शन कोलैप्स का। लेकिन जब तक आपने मेजरमेंट नहीं की थी, क्या आप बता सकते हैं कि आपका फंक्शन किस हालत में होगा? मतलब ये देखें कि अगर आपके पास एक डाइस है, उस डाइस के ऊपर ये पॉसिबिलिटीज है 1 2 3 4 5 6, आप उसे रोल करते हैं और आप जब भी आप उसे रोल करें आपको आप मतलब हर नंबर के आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/6। ऐसे ही है। जी सर। अच्छा, ये आपका पूरा पहला वाला फंक्शन है। लेकिन अब आपने मेजर किया, आप कैमरे आपने अभी जब तक आपने रोल करके फेंक दिया लेकिन आपने उसको देखा नहीं है, अभी भी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी?
1/6। 1/6, लेकिन अब आप उसे देख लेते हैं, अब आपने मेजरमेंट कर लिया, आपका देखना असल में ऑपरेशन है उसके ऊपर। अब उसके अब क्या अभी भी उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी? नो सर, जब देख लिया तो फिर डिफरेंट हो जाएगी। हाँ, तो फिर तो आपको कोई एक नंबर नजर आ रहा होगा। इसका जी सर। मतलब है कि क्या अब प्रोबेबिलिटी इसकी 100% हो गई है, यानी कि अब उसका फंक्शन डिफरेंट है, पहले वाला फंक्शन डिफरेंट था, यानी मेजरमेंट ने आपके सिस्टम की स्टेट को तब्दील कर दिया। ऐसे ही हुआ। जी बिल्कुल सर। दिस इज कॉल्ड वेव फंक्शन कोलैप्स, दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट पैराडॉक्स। यही वो चीज है जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी अराइज होती है कि अगर आपने पहले पोजीशन मेजर की तो अब आपकी पोजीशन मेजर करने से इलेक्ट्रॉन अपनी पहले वाली स्टेट में नहीं रहा, उसकी स्टेट तब्दील हो गई है, लिहाजा आप उसी स्टेट के अंदर उसका मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपको कोई ना कोई अनसर्टेनिटी मिलेगी, और वो अनसर्टेनिटी या तो इसके बराबर होगी या इससे ज्यादा होगी। क्लियर? सर क्लियर। सो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अस्टॉनिशिंग, बल्कि कहना चाहिए चंद इंतहाई हैरान कुन आइडियाज में से एक है क्वांटम मैकेनिक्स के, कि मेजरमेंट से पहले आपकी प्रोबेबिलिटी सेम रहती है, मेजरमेंट के बाद आपकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो जाती है। मेजरमेंट से पहले आपके पास हर तरह की पॉसिबिलिटी होती है, तो यानी कि जब तक आपने चीज़ों को मेजर नहीं किया आप हर स्टेट के अंदर हो सकते हैं, लेकिन जब आपने मेजर कर लिया तो फिर आप किसी एक स्टेट में होंगे। इसको इसमें हम किसी फारिग वक्त में मजीद डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग इस पे जाके यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखें, बहुत अच्छी वीडियोस लोगों ने बनाई हुई मेजरमेंट पैराडॉक्स पे भी और श्रोडिंगर्स कैट पे भी। ये चीज आपको वेव फंक्शन के बिहेवियर को समझने में मदद देगी। इसका डायरेक्ट ताल्लुक हमारे हमारे कोर्स के साथ तो नहीं है, क्योंकि हम मेजरमेंट पैराडॉक्स से रिलेटेड टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये सारी चीजें मेजरमेंट पैराडॉक्स का ही नतीजा है। इस इसकी फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग जाके इसके ऊपर कुछ सवाल वगैरह देखें, इसको अंडरस्टैंड करें यूट्यूब वगैरह से, इसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड करें, और वो चीजें आपको क्वांटम मैकेनिक्स को समझने में मदद देंगी। सो बहरहाल ये एक ब्रीफ सा आइडिया था वेव फंक्शन कोलैप्स का। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। अब हमने एक लास्ट टॉपिक करना है और फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिस तरह क्लासिकल मैकेनिक्स में आपके पास न्यूटन की इक्वेशन होती है, इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर की इक्वेशन हैं। श्रोडिंगर एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट था, अर्विन श्रोडिंगर। इसको हाइजेनबर्ग के साथ नोबेल प्राइज मिला था 1932 में, आई गेस। इसकी इक्वेशंस वही रोल प्ले करती हैं क्वांटम मैकेनिक्स में जो न्यूटन की इक्वेशन क्लासिकल मैकेनिक्स में करती हैं। इसकी इक्वेशंस की दो टाइप्स हैं, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। मैं इस इक्वेशन को डिराइव नहीं करूंगा, ये इसकी कोई बहुत अच्छी डेरिवेशन नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक मोटिवेशन है इसकी पहली इक्वेशन की डेरिवेशन के लिए। कि बहरहाल इस तरीके से भी हम श्रोडिंगर इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। असल जो डेरिवेशन है इन इक्वेशंस की वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, अब लेकिन बहरहाल हम उस तरफ नहीं जाएंगे। हम सिर्फ एक रफ आइडिया लेते हैं जो हमने अभी तक आइडियाज पढ़े हैं, और उन्हें अप्लाई करके देखते हैं किसी एक्चुअल वेव फंक्शन के ऊपर कि वहां से हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। सो लेट्स सपोज कि आपने पढ़ा हुआ है कि डी ब्रॉगली की जो प्लेन वेव्स होती हैं या डी ब्रॉगली वेव्स जो होती हैं उनका वेव फंक्शन इसके बराबर होता है, साई ऑफ एक्स टी आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। इनकी जो एनर्जी होती है वो भी हमें पता है कि किसके बराबर होगी, हमने ये चीजें कैलकुलेट की हुई हैं। एच बार ओमेगा के बराबर होती है इसकी एनर्जी, जिसको असल में आप लोग एच एफ भी कहते हैं।
सो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 2 बाई से और डिवाइड कर दें तो आपके पास h बार ओमेगा का रिलेशन आ जाते हैं। चूंकि यहाँ पर ओमेगा की टर्म्स में चीज़ें दी हुई हैं तो इसलिए हम इसकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी भी ओमेगा की टर्म्स में दे रहे हैं। अच्छा, बहरहाल इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा से लिखें। क्योंकि हमने टाइम डिपेंडेंट का है तो इसलिए हम सिर्फ टाइम के अंदर इंटरेस्टेड हैं, हम पोजीशन वाले पार्ट में इंटरेस्टेड नहीं हैं। माइनस एओटा ओमेगा टी अलग कर लें और माइनस एओटा के एक्स अलग कर लें। आप ये कह लें कि आपके पास माइनस एओटा ओमेगा टी अलग आ गया, इसको कोई नया फंक्शन का नाम दे दें फाइव ऑफ एक्स का। आपकी मर्जी, देना चाहें दे लें, नहीं देना चाहते ना दें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा बहरहाल। सर लेकिन बहरहाल इसमें हमने स्पेशल पार्ट को अलग कर लिया और टाइम डिपेंडेंट पार्ट को अलग कर लिया है। हम सिर्फ टाइम डिपेंडेंट पार्ट में इस वक्त इंटरेस्टेड हैं, लिहाजा जो 5 वाला फंक्शन होगा ये कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट होगा। क्लियर? जी सर। यस सर। so, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर। इसका लें डेरिवेटिव टाइम के लिहाज से। फाइव ऑफ एक्स में तो टी का फंक्शन आ नहीं रहा, लिहाजा फाइव ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट के तौर पर ट्रीट होगा। यहाँ पर अलबत्ता माइनस एटा ओमेगा आ जाएगा। इस एटा को इस साइड पे ले आए तो ये प्लस का साइन बन जाएगा इसके साथ। इधर रह गया आपके पास ये माइनस एटा, इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास ओमेगा बच गया। और ये जो पूरा फंक्शन आपके पास, ये फंक्शन आपके पास बराबर आ रहा है साई ऑफ एक्स। ठीक है, क्लियर? यस सर। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइडों पर एच बार को। अब आप यहां पर एक चीज नोट करें, एच बार क्या चीज है? एनर्जी। और यहां पर आपके पास क्या आ रहा है? आयोटा एच बार पार्शियल ओवर पार्शियल टी, साथ में कोई फंक्शन आ रहा है साई ऑफ एक्स टी। क्या इस फंक्शन के ऊपर ये जो साई ऑफ एक्स टी लिखा है, इस फंक्शन पे जब आपने इस नंबर को अप्लाई किया तो आपको ई मिल गया? जी और सर। ये किसके बराबर है? इन वेव्स की, डी ब्रॉगली वेव्स की एनर्जी है। सो लिहाजा जब आप इस ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो आपको क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी। इज इट क्लियर? यस सर। सो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि इसको, इस इक्वेशन को फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जब भी आप इस ई को किसी साई के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी। ये चीज कहलाती है, ये बेसिकली एक तो यहां से आपको एनर्जी की आइगन वैल्यू मिल रही है जिसको हमने कहा है पार्शियल आयोटा एच बार पार्शियल ओवर पार्शियल टी, और दूसरा ये चीज कहलाती है श्रोडिंग टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहां तक कोई मुश्किल? तो यहां से बहरहाल आप देख सकते हैं कि ई हैट कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, या आपने इसको डिफाइन किया है इस फॉर्म के अंदर। क्लियर? कोई मुश्किल इसमें? नो। तो बहरहाल ये एनर्जी की आइगन वैल्यू है और हम देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसका मतलब है कि ये फंक्शन एक एनर्जी का आइगन फंक्शन है। इसी तरीके से ये मोमेंटम का भी होगा, आप इसको इस्तेमाल करके मोमेंटम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट गिव इट अ ट्राई। ये इसको आप लोग लास्ट में ट्राई करें कि आप ये वाला फंक्शन लिखें और इसको नाम दे लें इस बार फाई ऑफ टी का।
इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। और फिर देखें कि क्या आपके पास ये वाला फंक्शन बनता है या नहीं बनता। बनना चाहिए इस केस के लिए भी, लेकिन यहाँ पर याद रहे कि इस केस में जो मोमेंटम होता है वो h बार के के बराबर होता है। सो जस्ट गिव इट अ ट्राई कि ये इस डी ब्रॉगली वेव से आप वो मोमेंटम ऑपरेटर रिकवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन बार-बार वो श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन एनर्जी के टर्म्स में डिफाइन की जाती है। हम मोमेंटम की टर्म्स में एक और इक्वेशन निकालेंगे जिसको टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं, हम वो भी निकालेंगे। प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक ही था आपका लेक्चर। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डिस्कस कर लें।